यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर चुनाव में सपा के विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी यानी सपा के विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने 304 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। इस चुनाव के बाद बीजेपी और सपा में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सत्रहवीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर सपा के विधायक और बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को बड़े अंतर से हराया है। नितिन अग्रवाल को जहां 304 मत हासिल हुए, तो वहीं नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 मतों से ही संतोष करना पड़ा। नितिन अग्रवाल की जीत के बाद सीएम योगी ने पूरे सदन को बधाई। उन्होंने सदन में बताया कि क्यों नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन दिया। चलिए एक नजर डालते हैं नए विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल पर, जिनकी सीएम योगी ने जमकर तारीफ की है। डिप्टी स्पीकर बने नितिन अग्रवाल, 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष बने नितिन। हरदोई से विधायक हैं नितिन अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल। सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी का समर्थन मिला। सपा के नरेंद्र अग्रवाल को हराया। 304 वोट हासिल कर दर्ज की जीत। सीएम योगी ने युवा और अनुभवी जैसे शब्दों पर खासा जोर दिया। वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि विपक्ष को अंतर्विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं है। उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा, लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहां पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते। और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। सीएम योगी ने इस जीत को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। साथ ही 2022 के चुनाव के परिणाम की तस्वीर भी विपक्ष के सामने रखी। लेकिन सीएम के इस बार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी खासा नाराज नजर आए। राम गोविंद चौधरी ने सीएम के बयान पर अपनी नाराजगी तो जताई ही, इसके साथ चुनाव को असंसदीय बता दिया और कहा कि यह दिन काला दिन दर्ज किया जाएगा। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कि इतिहास, संसदीय इतिहास जब उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा।
इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि सर्वसम्मत होता, इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। अब आप जैसे, अब समझ नजदीक जा रहा है, समय अब नजदीक जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, और काहे को करुआहट पैदा किया जाए। लेकिन यह घरघोर संसदीय परंपराओं का अपमान है। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भले ही बीजेपी को जीत मिल गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले ये झटका रास तो नहीं आ रहा कि बीजेपी ने सपा के ही विधायक का इस्तेमाल सपा के खिलाफ ही करके सपा के ही प्रत्याशी को हरा दिया। खैर, इस चुनाव से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर रही। लखनऊ से सिमाब नकवी के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, भारत समाचार। नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो सभी सदस्यों के साथ समन्वय के साथ काम करेंगे। वहीं स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उन्हें एक सहयोग मिला है, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं नितिन अग्रवाल, और इस समय देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और साथ में डिप्टी स्पीकर भी नितिन अग्रवाल हैं। ये लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि यूपी असेंबली में एक साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आप जीत के आए हैं, बहुत बधाई आपको। क्या जिम्मेवारियां आपकी लग रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंजिंग काम सामने आया है? नहीं, देखिए, सदन में सदन के अध्यक्ष और सदन के उपाध्यक्ष, सदन नियमों से चले। सदन में जो माननीय सदस्य हैं नियमों में अपनी बातों को सदन में रखें, क्षेत्र की समस्याओं को रखें, सरकार के संज्ञान में लाएं, ये जिम्मेदारी है। और जैसे कि मैं भी सदन का सदस्य रहा हूं 2008 से लगातार। माननीय अध्यक्ष जी से मैंने पिछले 4.5 वर्ष में काफ़ी कुछ सीखा है, देखा है कि कैसे सदस्यों को नियमों में बोलना चाहिए। तो मेरी बस यही जिम्मेदारी होगी कि आने वाले आगे सत्रों में सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखें, नियमों में रखें, और मैं सभी सदस्यों को, जो भी सदस्य बोलना चाहता है, समान रूप से सबको मौका मिले। तो कम समय में भी बहुत काम करना होगा, और अभी तक स्पीकर का काम फुल टाइम कर रहे थे, लेकिन अब आपको सर एक सहयोगी मिल गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। सहयोगी भी बाहर का नहीं है, घर का है, परिवार का है, और एक तरह से मेरा पुत्र जैसा है, बहुत आत्मीय। और 3 बार का मंत्री, विधानसभा का सदस्य, फील्ड का काम, ऐसा उसका अनुभव है। तो इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है। तो एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश की असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुनाव में बसपा के बागी विधायक हाकिम लाल बिंद और मुस्तफा हुसैन ने सपा के प्रत्याशियों को वोट दिया। इनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। बसपा से बगावत कर चुके हैं हाकिम लाल बिंद और मुस्तफा हुसैन साहब। इन दोनों से जो है वो बात करते हैं। सर, क्या इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी के खैमे में वोट दिया है आप लोगों ने, इस तरह की चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल, हम सभी 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। मतलब क्या आधार बना के वोट दिया आप लोगों ने? बाकी आपकी जो पार्टी थी जिससे आप विधायक हैं, उन्होंने तो बाइकाट किया चुनाव का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और सही रूप से यही होना चाहिए कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद समाजवादी पार्टी के विधायक को ही लड़ना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के बागी विधायक को लड़ा करके इन लोगों ने जो है लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ाए गए हैं, हम लोग उनको वोट देने का काम किए हैं। मुस्तफा साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, किसको वोट दिया? आप 6 विधायकों के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से 6 विधायक थे बसपा के बाकी जिन्होंने वोट दिया समाजवादी पार्टी? हम लोग 6 विधायक थे। सुषमा पटेल जी थी, हाकिम लाल बिंद जी थे, हम थे, असलम चौधरी थे, असलम रायन थे। हम सभी लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हम लोगों ने वोट दिया। तो क्या आधार मान के जो है वोट दिया गया? क्या कुछ किसी ने संपर्क किया था? अखिलेश यादव का फोन आया था या नेताओं ने? किसी का फोन आया था न किसी ने। हम लोग अपने मस्तिष्क से सोच विचार करके, चूँकि लोकतंत्र बचाने के लिए जो विपक्षी का हक होता है, विपक्षी दल का
बनाने के लिए जो है उपाध्यक्ष का पद उसको न बना करके किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता जो कि खुद ही बागी थे उस पार्टी के, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही पिछड़ी जात के और बहुत ही सम्मानित बहुत पुराने विधायक थे जिनको हम लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी को वोट दिया कि जो 6 बागी विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, सुषमा पटेल, असलम रायनी, असलम चौधरी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, इन सब ने जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी विधानसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी के बारे में क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए करा रही है कि लखीमपुर खीरी की घटना में जिस तरह से किसानों को टायर के नीचे रौंद कर मार दिया गया था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अगर इनके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास होता तो विधान परिषद में भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, दोनों सदनों को साथ साथ आहूत करते, दोनों सदनों में साथ साथ उपाध्यक्ष का चुनाव कराते। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया। आंदोलनरत किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। आंदोलन के चलते रेल यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। किसानों का रेल रोको आंदोलन, लखीमपुर हिंसा पर किसान आक्रोशित, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग, मंत्री की गिरफ्तारी पर अड़े किसान, कैसे मिलेगा आंदोलन का समाधान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रेल रोको आंदोलन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेनों को रोका, जिसके चलते उत्तर भारत की रेल व्यवस्था प्रभावित हुई। किसानों के 6 घंटे के रेल बंद के दौरान आवाजाही पर खासा प्रभाव पड़ा है। जहां जहां भी रेल रोको आंदोलन हुआ वहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। देश भर में 150 जगहों पर इस आंदोलन का असर भी देखने को मिला है। एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान नाराज चल रहे हैं, तो वहीं लखीमपुर की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में ये आंदोलन देखने को मिला। लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आ चुका है और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर जैसे किसानों ने प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि यह आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। लखीमपुर हिंसा को लेकर किए रेल रोको आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा। वो गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को सबको पता रहता है कि आपको कहां रोकना ही है। यहाँ पे गाजियाबाद की बात करें तो मोदी नगर है, मेरठ की बात करें तो प्रतापपुर और उसके आसपास है, और मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह है, सहारनपुर में है, इसी तरह से ये लखनऊ वाली बेल्ट पे, तो पूरे देश भर में है। वहाँ के लोगों को पता रहता है कि हमको कहाँ ट्रेन रोकनी है। हमारे से भारत सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी है। जब तक अजय टेनी गिरफ्तार नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दे पे अजय टेनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। रेल रोको आंदोलन से ट्रेनों की आवाजाही पर असर तो पड़ा ही है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए इस आंदोलन से सरकार चिंता में जरूर नजर आ रही है। जिस तरह से लखीमपुर हिंसा का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, उससे यही लगता है कि फिलहाल सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच की दूरी कम नहीं होगी।
न सरकार अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने के मूड में नजर आ रही है और न ही किसान इससे कम पर राजी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बीती शाम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसने लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। साथ ही नगर निगम की लापरवाही की पोल भी खुल गई है। अक्टूबर में ऐसी आफत बरसी कि पूरा यूपी पानी पानी हो गया। कल दिन में अचानक हुई जोरदार बारिश सूरज ढलने से पहले रुक तो गई थी, लेकिन रात के 8 बजते बजते बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि रुकते रुकते सुबह हो गई। और इसके बाद यूपी में सड़कों का कैसा मंजर था वो आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। आगरा में एक किसान के घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें एक महिला और 2 बच्चियां घायल हो गई। तो वहीं बिजली गिरने से घर भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। थाना बसई अरेला क्षेत्र के जवाहरपुर गांव में ये हादसा हुआ। तो वहीं ये दूसरी तस्वीर भी आगरा की ही है, जहां बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सोहल्ला में जल भराव होने के बाद लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। एमजी रोड, बिजली घर, कमला नगर, सूर सदर पर भी जल भराव से बुरा हाल है और नगर निगम के सारे दावों की पोल भी खुल गई है। ललितपुर में देर शाम हुई जोरदार बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। अस्पताल जाने वाली सड़क पर 2-2 फुट पानी भर गया है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आवागमन के दौरान सुबह से कई बाइक सवार और पैदल चलने वाली महिलाएं भी चोटिल हो गई। तो वहीं झांसी में बेमौसम बरसात भी आफत बन गई। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव ने आम जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। नालियां जाम है और सड़कों पर पानी है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ नगर निगम की लापरवाही और अनदेखी की पोल भी खुल गई है। 2 घंटे की बारिश ने कई दिनों तक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां हुई बारिश से प्राधिकरण के विकास की पोल खुल गई है। बारिश से कलेक्ट्रेट तालाब में तब्दील हो गया। कलेक्ट्रेट में पानी भरने से फरियादी परेशान है। पंप लगाकर कलेक्ट्रेट में भरे पानी को निकालने का काम भी जारी है। बरेली में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने बरेली स्मार्ट सिटी के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। जगह जगह जल भराव से सड़कें तालाब बन गई है। नोवेल्टी, कुतुब खाना, सब्जी मंडी, संजय नगर, सुभाष नगर, मलूकपुर में जल भराव हो गया और ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो गया। ये तस्वीरें हैं बिजनौर की, जहां आफत की बारिश से किसानों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। गांव की सड़कों पर कीचड़ है और पशुओं को मिलने वाले हरे चारे को लेकर भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों का नुकसान है, जितना जो धान की फसल है वो नष्ट हो जाएगी, तो बारिश जो खेत में बढ़ जाएगा, नीचे गिरा हुआ है तो वो गल जाएगा। इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान है। और इस बारिश में इसमें लोग तबाही मचा दी। जो हमारी कटी फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। गोटो पानी खेत में भर गया। हाँ, आगे को नाम नहीं ले रही बारिश, हमारी लागत लेकिन लगाई बेकार गई बिल्कुल। बीती शाम आंधी, तूफान और बेमौसम बरसात ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मौसम तो जरूर बदला, लेकिन जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।